हेलो दोस्तों, आज हम विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ 5 है और यह चीज़ें CTET, UPTET और अन्य एग्ज़ाम में पूछ जाती है। आज हम अल्बर्ट बंदूरा के बारे में पढ़ेंगे। अल्बर्ट बंदूरा एक कैनेडियन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद की सीमाओं को महसूस किया और प्रस्तावित किया कि सीखना केवल प्रत्यक्ष अनुभव और सुदृढ़ीकरण यानी रेनफोर्समेंट के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चे दूसरों को देखते हैं व्यवहार करते हुए, तो उनके व्यवहार को ध्यान से देखते हैं, उनके क्रियाकलाप को ध्यान से देखते हैं और उनका अनुकरण करके सीखते हैं। उनके सिद्धांत ने सीखने के संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला है, जिसके कारण उनके सिद्धांत को बाद में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मुख्य अवधारणाएं क्या देखिए। पहला है प्रत्यक्षात्मक अधिगम और अवलोकन अधिगम, यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग क्या कहलाती है। बंदूरा का मानना है कि अधिकांश मानव अधिगम दूसरों के व्यवहार को देखकर करता है, यानी एक बच्चा जब दूसरे बच्चे के व्यवहार को देखता है, जब एक बच्चा किसी बड़े के या छोटे के व्यवहार को देखता है, तो वह क्या करता है, अधिगम करता है, यानी लर्निंग करता है, जिसे मॉडलिंग या वैकेरियस लर्निंग भी कहा जाता है। तो मॉडलिंग किसे कहा जाएगा, जब बच्चा किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति को या किसी छोटे उम्र के व्यक्ति को देखकर व्यवहार सीखता है, अनुकरण करता है, अधिगम करता है, उसी को क्या कहा जाएगा, मॉडलिंग कहा जाएगा या वैकेरियस लर्निंग कहा जाएगा। और देखिए क्या है, बच्चे केवल अपने माता पिता, शिक्षकों, साथियों या मीडिया में देखे गए व्यवहारों का अवलोकन करके ही नए कौशल, ज्ञान और व्यवहार सीखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, उनके माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं, उनके शिक्षक कैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथी कैसा व्यवहार करते हैं, और वह टीवी में या मोबाइल में किन चीज़ों को देखकर अपने व्यवहार को सीख रहे हैं और अधिगम कर रहे हैं, यह सभी चीज़ें अनुकरण के अंतर्गत आती है। यानी वह माता पिता के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, शिक्षकों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, साथियों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, और मीडिया में जो देखते हैं उस चीज़ों का अनुकरण करके वह क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध प्रयोग भी किया। प्रसिद्ध वेबो डॉल प्रयोग में बच्चों ने वयस्कों को वेबो डॉल के प्रति आक्रामक व्यवहार करते हुए देखा और बाद में स्वयं भी वही आक्रामक व्यवहार को दोहराया, भले ही उन्हें इसके लिए कोई प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण न मिला हो। क्या हुआ, इन्होंने एक प्रयोग किया, इन्होंने एक डॉल ली और डॉल के साथ उन्होंने कुछ मारा पीटी किया, कुछ गलत किया, और उसकी क्या बनाई, उसकी एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को छोटे बच्चों को दिखाया गया। जब छोटे बच्चों ने उस वीडियो को देखा, तो जो व्यक्ति डॉल के साथ गलत व्यवहार कर रहा था, उसके साथ मारा पीटी कर रहा था, उसका क्या किया, बच्चों ने अनुकरण किया। जब उन्हें गार्डन में बच्चों को बेबी डॉल के साथ अकेला छोड़ा गया, तो बच्चों ने भी बेबी डॉल को क्या किया, मारपीट की उसके साथ। तो यही चीज़ अनुकरण के अंतर्गत आती है, यानी बच्चे मीडिया के द्वारा, चीज़ों के द्वारा क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। और देखिए अवलोकन अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंडूरा ने 4 मुख्य चरणों का वर्णन किया जो अवलोकन अधिगम में शामिल होते हैं। पहला है ध्यान, यानी अटेंशन। क्या है, सीखने के लिए व्यक्ति को मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। यानी जब बच्चे कुछ सीखते हैं या हम कुछ सीखते हैं, तो हम दूसरे के व्यवहार को ध्यान में रखकर सीखते हैं। मॉडल की विशेषताएं जैसे आकर्षण, समानता या अवलोकनकर्ता अपनी विशेषताएं जैसे रुचि, उत्तेजना या स्तर का ध्यान को प्रभावित करती है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को देखकर कैसे सीखता है, या तो उसके अंदर आकर्षण होगा, वह उससे आकर्षित होगा, उसका ध्यान वहाँ पर जाएगा, या उसमें कुछ समानता होगी, उसके द्वारा वह सीखेगा। इसके अलावा यदि उसमें रुचि होगी, उत्तेजना होगी, यानी जिज्ञासा होगी, तो वह उसके द्वारा भी क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं। और देखिए प्रतिधारण यानी रिटेंशन, प्रतिधारण यानी रिटेंशन। और देखिए अवलोकन के लिए व्यवहार को याद करना आवश्यक है। यदि आप
व्यवहार सीखते हैं या अधिगम सीखते हैं तो उस चीज़ को याद रखना भी जरूरी है। इसमें जानकारी को मानसिक रूप से कोड करना और उसे स्मृति में संग्रहित करना शामिल है। यानी जब आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं या कोई अधिगम सीखते हैं तो क्या करते हैं, आप उस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, और जब आप उसको ध्यान से देखते हैं तो आप अपनी स्मृति में, आप अपने दिमाग में क्या करते हैं, उसको याद रखते हैं और अपनी स्मृति में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, यानी स्टोर करते हैं। और देखिए, जैसे कल्पना के माध्यम से या मौखिक विवरण के माध्यम से, यानी आप इमेजिनेशन पावर के द्वारा भी सीख सकते हैं, या कोई व्यक्ति मौखिक विवरण दे रहा है किसी चीज़ के बारे में, यह ऐसा होता है वह वैसा होता है, तो आप उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। तीसरा क्या है, पुनरुक्ता उत्पादन, यानी रिप्रोडक्शन या मोटर रिप्रोडक्शन। माफ़ करना यदि मैं सही तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए आपसे। व्यक्ति को अवलोकन किए गए व्यवहार को स्वयं करने में शारीरिक और संज्ञानात्मक रूप से सक्षम होना चाहिए। यानी जब हम कोई अधिगम सीखते हैं या हम अपने व्यवहार को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से हमें क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए। तभी हम अधिगम को सीख सकते हैं और किसी को अधिगम बता सकते हैं। और देखिए, इसमें अभ्यास यानी प्रैक्टिस और प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यवहार को परिष्कृत करना शामिल हो सकता है। यानी जब आप बार बार अभ्यास करेंगे या आपको कोई फीडबैक देगा कि इसमें ये परिवर्तन करिए, इसमें ऐसा कुछ करिए, तो आप उस अधिगम को और बेहतर कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन को क्या कर पाएंगे, और बेहतर से बेहतर बना पाएंगे। यानी आप अपने अभ्यास के द्वारा, यानी प्रैक्टिस के द्वारा, और फीडबैक के द्वारा, यानी प्रतिक्रिया के द्वारा आप किसी चीज़ के अधिगम को और बेहतर बना पाएंगे। और देखिए, मोटिवेशन यानी प्रेरणा। यदि व्यक्ति को लगता है कि अवलोकन किए गए व्यवहार को दोहराने से उसे वांछित परिणाम मिलेंगे तो वह व्यवहार को करने के लिए प्रेरित होता है। देखिए, यदि हम कोई अधिगम सीख रहे हैं, यदि उस अधिगम को दोहराने से हमें कोई फ़ायदा होगा तो हम क्या करेंगे, उस अधिगम को सीखेंगे और उस व्यवहार को सीखेंगे। यदि हमें उस अधिगम का या उस व्यवहार का फ़ायदा नहीं मिल रहा है जीवन में तो हम उस अधिगम को नहीं करेंगे या उस व्यवहार को नहीं सीखेंगे। और देखिए, प्रेरणा प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण, जब उसे इनाम मिलता है तो विकेरियस सुदृढ़ीकरण, जब वह मॉडल को इनाम पाते देखता है तब आत्म सुदृढ़ीकरण यानी व्यक्तिगत संतुष्टि आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई अधिगम करते हैं तो आपको इनाम मिलना चाहिए, तब आपका अधिगम और बेहतर होता है और आप अधिगम और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। या जब आपको इनाम मिलता है, कोई अधिगम कर रहे और बदले में आपको इनाम मिला, तो क्या होगा, आपका अधिगम और बेहतर होगा। जैसे कि सपोज़ करिए आप CTET पेपर के लिए अधिगम कर रहे हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप CTET पास कर लेंगे, 90 नंबर ले आएंगे, तो आप क्या कर पाएंगे, आप KBS का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो CTET का इनाम क्या है, पास करने का, KBS, यानी आप KBS का एग्ज़ाम दे पाएंगे। जब आप KBS को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर KBS का इनाम क्या, KBS एग्ज़ाम को निकालने का इनाम है कि आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर जॉब क्या है, इनाम है, और CTET में इनाम क्या है, KBS इनाम है उसके लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और देखिए, पारस्परिक नियतिवाद, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। बंडूरा ने प्रस्तावित किया कि सीखने में व्यक्ति संज्ञानात्मक क्षमताएं, विश्वास, व्यवहार, कार्य और प्रतिक्रिया और पर्यावरण यानी सामाजिक प्रभाव प्रोत्साहन के बीच एक त्रिकोणीय परस्पर क्रिया करता है। यानी जो व्यक्ति होता है वह अपने क्या करता है, व्यवहार में, अपने पर्यावरण में और अपने संज्ञान में, यानी अपने दिमाग में क्या करता है, वह एक क्रिया करता है। तो यहाँ पर 3 क्रिया क्या है, इसमें एक तो व्यवहार पहली क्रिया है, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट दूसरी क्रिया है, और उसका संज्ञान तीसरी क्रिया है। जब ये तीनों क्रिया होती हैं तब वह क्या करता है, अधिगम करता है, अपने व्यवहार को, मतलब किसी चीज़ को सीखता है ना। यह चीज़ समझिएगा आप। तो इसमें लिखा है कि व्यक्ति व्यवहार, अपने संज्ञान और पर्यावरण की एक त्रिकोणीय परस्पर क्रिया के द्वारा ही वह क्या करता है, अधिगम को सीखता है, यानी अधिगम करता है। और देखिए, यह तीनों कारक एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही। संज्ञान
वातावरण को प्रभावित करेगा, और वातावरण किसको प्रभावित करेगा? आपके व्यवहार को प्रभावित करेगा, यह बात याद रखिएगा। उदाहरण देखिए, एक बच्चा व्यक्ति जिसे लगता है कि वह पढ़ने में अच्छा है, व्यक्तिगत विश्वास, तो वह और अधिक किताबें पढ़ेगा, यह उसका व्यवहार होगा, और उसे अपने माता पिता या शिक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी, यानी यह पर्यावरण है जिससे उसका विश्वास और पढ़ने का व्यवहार और मजबूत होगा। यह चीज़ आप समझ गए कि उसका व्यक्तिगत विश्वास क्या है? पहला पढ़ना उसका व्यक्तिगत विश्वास है। व्यवहार में क्या होगा? वह और अधिक किताबें पढ़ेगा, और जब माता पिता उसके साथ अच्छे सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करेंगे अच्छी पढ़ाई की तरह, तो यह क्या होगा? पर्यावरण। यह त्रिकोणीय श्रृंखला बन जाएगी। और देखिए, आत्म प्रभावकारिता, यह बंदूरा के सिद्धांत का एक केंद्रीय तत्व है। आत्म प्रभावकारिता किसी व्यक्ति का यह विश्वास है कि वह किसी विशिष्ट कार्य या स्थिति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्षमता रखता है। जैसे आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि आपको यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। जैसे वह व्यक्ति क्रिकेट अच्छे से खेल सकता है, वह व्यक्ति पढ़ाई अच्छे से कर सकता है, वह व्यक्ति इंग्लिश को अच्छे से पढ़ सकता है या पढ़ा सकता है, वह गणित को कर सकता है, गणित को पढ़ा सकता है, या वह फुटबॉल को अच्छा खेल सकता है। तो ये क्या होगा? यह विशिष्ट कार्य यानी स्पेसिफिक कार्य होगा जिसे वह सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकता है, यानी कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही आत्म प्रभावकारिता कहते हैं। और देखिए, उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले लोग चुनौतियों का सामना करने, प्रयास करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक लगे रहते हैं। यानी जिसका आत्म प्रभावकारिता उच्च होता है वह चुनौतियों का ज़्यादा सामना करते हैं, वह चुनौतियों का सामना करते हुए प्रयास ज़्यादा करते हैं, और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी वह अधिक तत्पर रहते हैं, अधिक काम करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं, और चुनौतियों का अधिक से अधिक सामना करते हैं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, आत्म प्रभावकारिता के 4 मुख्य स्रोत हैं। मास्टर अनुभव, मास्टरी एक्सपीरियंस, सफल अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यदि आप किसी कार्य में सफल होते जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और देखिए, वैकेरियस अनुभव, वैकेरियस एक्सपीरियंस, दूसरों को सफल होते देखना जो अपने में समान हो, अपनी क्षमता में विश्वास को बढ़ाता है। जैसे आप कोई कार्य करना चाहते हैं और उसी कार्य में आप सफल इंसान को देखते हैं, तो आपके अंदर क्या आता है? आत्मविश्वास आता है। और देखिए, सामाजिक अनुनय, सोशल परस्यूशन, दूसरों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना है। यानी जैसे आपके माता पिता यह कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे आपको KVS में नौकरी मिल पाएगी, तो ये क्या है? ये आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे ही सामाजिक अनुनयन कहा जाएगा। जैसे आपके टीचर जो आपको पढ़ाते हैं CTET जहाँ भी, वह कहेंगे आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आप KVS का एग्ज़ाम देंगे और आप KVS में सिलेक्ट हो जाएंगे। या फिर आपके टीचर आपसे कहते हैं कि आप CTET का एग्ज़ाम दीजिए, आप फिर रीट क्वालिफाई करिए, आप जॉब पा जाएंगे रीट के द्वारा। या UPTET का एग्ज़ाम दीजिए, UPTET को क्वालिफाई करिए और आप एग्ज़ाम को पास करके आप जॉब पा जाएंगे। तो वह क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसे ही हम कहेंगे सामाजिक अनुनय। और देखिए, भावनात्मक और शारीरिक अवस्थाएं, शारीरिक और भावनात्मक संकेत जैसे तनाव प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही। यदि आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, या आप तनाव में रहते हैं, तो आप पढ़ाई कम कर पाते हैं, या फिर आप बीमार रहते हैं तो आप अधिगम कर पाते हैं। पूरे तरीके से स्वस्थ आदमी ही अधिगम को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। यदि आप बीमार हैं, या आपको तनाव, या आपको एंजाइटी है, या आपको डिप्रेशन है, तो आप अधिगम ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। और देखिए, शैक्षिक निहितार्थ क्या बोलता है? बंदूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निहितार्थ दिए। क्या क्या दिए? देखिए, मॉडलिंग का महत्व, शिक्षक, माता पिता अच्छे रोल मॉडल होने चाहिए क्योंकि बच्चे उनके व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं। यदि आपके माता पिता का व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा और आपका व्यवहार आपके माता पिता के प्रति अच्छा होगा, तो आप उनका अवलोकन करके आप ज़्यादा अधिगम कर पाएंगे। और देखिए, सकारात्मक व्यवहार जैसे सहयोग, कड़ी मेहनत और दृढ़ता को मॉडल किया जाना चाहिए। यदि आपके दोस्त आपका सहयोग करते हैं, CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपके टीचर मदद करते हैं, और आप कड़ी मेहनत करते हैं KVS का एग्ज़ाम निकालने के लिए, तो आपको क्या मिलेगी?
आपको मिलेगी, जॉब मिलेगी केबीएस में। तो यही चीज़ें कहलाती हैं सकारात्मक व्यवहार। अब देखिए, अवलोकन अधिगम को बढ़ावा देना, छात्रों को एक दूसरे के सफल व्यवहारों का अवलोकन करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसे जैसे कि सहकर्मी प्रदर्शन या समूह कार्य। देखिए, जब आपका एक दोस्त बेहतर कार्य करता है, बेहतर मेहनत करता है और वह सफल होता है, तो आप दोनों दोस्त एक दूसरे से क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। और आपका जो दोस्त सफल हो चुका है वह आपको गाइड करता है कि आप केबीएस में ऐसे पढ़ाई करिए, आप फुटबॉल ऐसे खेलिए, आप क्रिकेट मैच ऐसा खेलिए, आप सीटीटी का एग्ज़ाम इस प्रकार दीजिए। तो यह क्या कहलाएगा, यह आप अवलोकन करेंगे उसके व्यवहार का, उसकी बातों का, और आपका अधिगम क्या होगा, बेहतर होगा, आपको अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। और देखिए, आत्म प्रभावकारिता को बढ़ावा देना, छात्रों को सफल होने के अवसर प्रदान करें, जैसे मास्टर अनुभव। यानी आप छात्रों को सफल करना चाहते हैं तो आप अपने अच्छे अनुभव दीजिए, आपने क्या क्या गलती की आप उनको बताइए कि आप ये गलती ना करें। और देखिए, समान क्षमता वाले अन्य छात्रों की सफलता के उदाहरण दिखाएं, जैसे वैकेनियस अनुभव। जैसे आप सामान्य छात्र हैं और एक छात्र भी सामान्य था, आपका सीनियर था, लेकिन वह सफल हो गया, उसने नीट एग्ज़ाम निकाल लिया, उसने JEE एग्ज़ाम निकाल लिया, उसने CTT का एग्ज़ाम निकाल लिया, उसने KBS का एग्ज़ाम निकाल लिया, उसने रीट का एग्ज़ाम निकाल लिया, उसने UPTT का एग्ज़ाम निकाल लिया। तो आपके टीचर या आपके माता पिता या आपके दोस्त उस छात्र का जो समान क्षमता रखते हैं, समान तैयारी करते हैं, उसका आपको क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, और इससे आपकी सफलता को क्या मिलेगा, बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। और देखिए, सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन दे, सामाजिक अनुनय। यानी आप सकारात्मक यानी पॉजिटिव अप्रोच करिए, और आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके टीचर उस पॉजिटिव एटीट्यूड में या पॉजिटिव अप्रोच में क्या करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, आपको बेहतर गाइड करेंगे, जिससे आपका प्रदर्शन और बेहतर होगा। और देखिए, तनाव कम करने और सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद करना। बिल्कुल सही, यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साथ ही जब आप सीख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप तनाव कम लेकर आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। देखिए, विकेरियस सुदृढ़ीकरण, कक्षा में एक छात्र को पुरस्कृत होते देखने से दूसरे छात्र को भी उसके व्यवहार को दोहराने की प्रेरणा मिल सकती है। जैसे एक छात्र का सिलेक्शन KBS में हो जाता है, UPTT में हो जाता है, और दूसरा जो उसका जूनियर छात्र है वह तैयारी करता है, जब वह उसको देखता है तो उसके अंदर क्या आता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और वह तैयारी को बेहतर करना और अच्छा कर देता है। यानी उसके व्यवहार को क्या करता है, वह दोहराने की कोशिश करता है कि मैं जितना अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मेरा UPTT में या KBS में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे मेरे सीनियर का सिलेक्शन हुआ है। और देखिए, संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं पर जोर, यह सिद्धांत केवल बाहरी व्यवहार पर ही नहीं बल्कि सीखने में आंतरिक मानसिक प्रतिक्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति और सोच के महत्व को भी स्वीकार करता है, जो व्यवहारवाद से परे हो। यानी आपको यह सिखाता है कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, आप किसी कार्य को कितना ध्यानपूर्वक कर सकते हैं, आप अपनी स्मृति में कितनी देर तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, आपकी तर्क वितर्क की क्षमता की विकास करेंगे, और आपकी सोच को बेहतर करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। यानी आपकी संज्ञानात्मक समझ को बढ़ाने में मदद करेंगे। और देखिए, स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के लक्ष्यों को निर्धारित करने, अपनी प्रगति की निगरानी करने और अपने स्वयं के व्यवहार को विनियमित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी छात्रों को स्वयं सीखने के लिए और लक्ष्यों को पाने के लिए और अपनी प्रगति को देखने के लिए कि उसने क्या बेहतर प्रदर्शन किया, उसने किन किन चीज़ों को नहीं कर पाया, उसमें क्या कमी रह गई, उसकी निगरानी करने में, साथ ही उसके खुद के व्यवहार का अवलोकन करने में कि वह पढ़ाई के समय कैसा महसूस करता है, जब वह रिवीजन करता है, जब वह मॉक टेस्ट लगाता है तो वह कैसा महसूस करता है, उसकी स्मृति में वह चीज़ याद रहती है कि नहीं रहती हैं, वह सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है प्रॉब्लम को, और उसकी पढ़ाई के दौरान क्या कमी रह गई,
यह सभी चीज़ें क्या आती हैं, स्वयं नियमन के तहत आती हैं। और देखिए, कुल मिलाकर बंदूरा का सिद्धांत बताता है कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जो केवल बाहरी उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल सही। देखो, सीखना क्या एक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल रहती हैं। यह केवल बाहरी चीज़ों पर ही केंद्रित नहीं रहता, यह आपकी आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर भी केंद्रित रहता है। और देखिए, बल्कि इसमें सामाजिक संदर्भ, दूसरे का अवलोकन और व्यक्ति के अपने विश्वास और विचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी समाज में आपका समाज में क्या रोल है, समाज में आपके प्रति क्या सोच है, दूसरों का अवलोकन आप कैसे कर रहे हैं, दूसरों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है, व्यक्ति अपने ऊपर कितना विश्वास करता है या विश्वास नहीं करता है, या वह अपने लक्ष्यों के प्रति कैसा विचार रखता है, यह सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और देखिए, निश्चित रूप से एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को समझते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एरिक एरिक्सन के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं और क्या सुधार करूं, जिससे मैं आपको और अच्छी चीज़ें समझा सकूं, क्योंकि आप मेरा एक परिवार हैं, और जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगे मैं एक बेहतर टीचर नहीं बन पाऊंगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, मैं इसमें और क्या सुधार करूं। नमस्ते दोस्तों।